कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट हम सभी यूज करते हैं। एक छोटे से कंप्यूटर या मोबाइल में दुनिया भर की खबरें बस एक क्लिक पर मिल जाती हैं। सब कुछ कितना अच्छा लगता है, लेकिन हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और दूसरा जिससे हम डरते हैं। क्या हो जिस इंटरनेट की मदद से हम इतना सब कुछ जान पा रहे हैं या फिर कर पा रहे हैं, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो साइबर थ्रेट्स को दिखाती है कि कैसे ये हमको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्नोडेन। मूवी की शुरुआत आर्मी के ट्रेनिंग कैंप से होती है, जहां पर स्नोडेन मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा है। क्योंकि वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आता है, इसलिए वो भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन स्टूडेंट की मिलिट्री में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मगर वो हर हालत में अपने देश की सेवा करना चाहता है। स्नोडेन को कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है और इन सब कामों में उसका दिमाग बहुत तेज है। वो कुछ ही समय में बहुत अच्छे हैक्स बना लेता है, जिससे लोगों की बहुत मदद हो जाती है। साल 2004 में उसको बताया जाता है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए वो चाहे तो मिलिट्री ज्वाइन कर सकता है। स्नोडेन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन गुजरते समय के साथ उसको रोज इस बात का एहसास होता है कि उसका शरीर मिलिट्री के लिए नहीं बना है। लेकिन स्नोडेन अपनी पूरी कोशिश करता है जिससे वो बाकी सोल्जर्स के जैसा अच्छा बन सके। मगर इसी बीच एक दिन वो अपने बेड से गिर जाता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहां पर उसकी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर्स को बताते हैं कि जल्द ही उसको आर्मी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि स्नोडेन की चोट परमानेंट है, जिसके साथ वो आर्मी में सर्व नहीं कर पाएगा। इस बात से स्नोडेन बड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वो हर हालत में अपने देश की सेवा करना चाहता था। जहां डॉक्टर्स उसको समझाते हैं कि मिलिट्री के अलावा और भी रास्ते हैं अपने देश की सेवा करने के लिए, इसलिए तुम्हें दूसरी चीजों में ट्राई करना चाहिए। इसीलिए अब वो अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर्स पर ही बिताने लगता है, जहां उसकी मुलाकात लिंडसे नाम की लड़की से होती है। धीरे धीरे इनमें बात बढ़ती है और ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लिंडसे को फोटोग्राफी का शौक होता है, साथ ही में वो एक लिबरल होती है, इसीलिए दोनों के ख्याल भी काफी मिलते जुलते थे। स्नोडेन आर्मी से अब पूरी तरह से अलग हो चुका था, इसीलिए अब वो CIA के लिए अप्लाई करता है, जहां उसका इंटरव्यू कॉर्बन ओब्रायन लेता है, जो स्नोडेन के मार्क्स और परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित होता है। इसी वजह से आगे की ट्रेनिंग के लिए स्नोडेन को वेस्ट वर्जीनिया भेज दिया जाता है। साल 2006 में उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां पर वो लैब टेक्नीशियन हैंक फॉरेस्टर से मिलता है। स्नोडेन हैंक से बात करते हुए लैब के सभी डिवाइसेस को देखता है, जिनसे वो काफी प्रभावित होता है। लैब टेक्नीशियन उसको अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जहां पर वो एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जो रूबिक्स क्यूब से भी छोटा हो। इसी के साथ ब्रायन सभी को ट्रेनिंग का पहला टास्क देता है और टास्क में उन्हें सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए एक नया कोड बनाने को कहता है, और वो भी सिर्फ 5 से 6 घंटों के अंदर। सभी लोग टास्क को पूरा करने में लग जाते हैं, मगर स्नोडेन इस टास्क को सिर्फ 38 मिनट में पूरा कर देता है, जिसको देख ब्रायन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी शॉक्ड रह जाते हैं। और स्नोडेन को भी ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि उसने कुछ अलग किया, और ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। अब ट्रेनिंग के दौरान सभी लोगों को कई सारी नई चीजें सिखाई जाती हैं, जहां ब्रायन फिर से एक और सवाल लेकर आता है और बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट पर वायर टिपिंग के आरोप लगे हैं। इसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं? क्या ये सही है? सभी लोग अपने मुताबिक जवाब देते हैं और पूछते हैं कि इसके लिए तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये सुनकर ब्रायन सबको करेक्ट करता है और FISA नाम के एक नए रूल के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक किसी पर शक होने पर हम ऐसा कर सकते हैं, और इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे काम टॉप सीक्रेट होते हैं और इसके लिए परमिशन में काफी समय लग जाएगा। आगे की ट्रेनिंग के लिए जल्द ही सभी लोगों को वॉशिंगटन भेजा जाता है, जहां स्नोडेन पहली बार लिंडसे से मिलता है। आज से पहले दोनों ने सिर्फ इंटरनेट पर ही बात की थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। यहाँ स्नोडेन लिंडसे को अपनी सच्चाई नहीं बताता कि वो CIA में काम करता है, बल्कि उससे झूठ बोल देता है कि वो तो फॉरेन मिनिस्ट्री में है। दोनों की बातें ऐसे ही चलती हैं और स्नोडेन कुछ दिनों बाद फिर से वर्जीनिया वापस आ जाता है, जहाँ वो ब्रायन से CIA के सारे डिवाइसेस और इनके सिस्टम के बारे में पूछता है, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस बात पर ब्रायन उसको बताता है कि हमारा सिस्टम इतना कैपेबल है कि कोई बाहरी आतंकी ग्रुप इसको हैक नहीं कर सकता, मगर असली खतरा रशिया, चाइना और जापान से है, क्योंकि ये लोग हमारे सिस्टम में मैलवेयर्स इंजेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है जो हमें इन थ्रेट से बचा सके। स्नोडेन इस काम के लिए रेडी हो जाता है और अपने पहले असाइनमेंट के लिए जेनेवा चला जाता है, जहाँ उसको CIA के सिस्टम को चेक करना है और उसमें एक नई सिक्योरिटी डालनी है, ताकि कोई
कोई उसको हैक ना कर सके। जेनेवा पहुंचते ही स्नोडेन अपने काम में लग जाता है और वहां के लोगों की मदद से पहले तो वहां के सिस्टम को समझता है और खुद उनको हैक करता है ताकि उसकी कमजोरी समझकर उसको ठीक कर सके। और ऐसा वो बार बार करता है। सिस्टम में बार बार हो रही गड़बड़ की वजह से जेनेवा के CIA का हेड उसको बुलाता है और उसको बताता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है। इसका मतलब तुम्हारे पास CIA का पूरा डेटा है जो कि बिना परमिशन के एक्सेस करना इलीगल है। जितना जल्दी हो सके उस डेटा को नष्ट कर दो, वरना हमें तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेने होंगे। स्नोडेन सारा डेटा नष्ट करने ही वाला होता है कि तभी उसके पास CIA का एक और एजेंट आता है जिसका नाम गैब्रियल होता है। गैब्रियल उसको एक नया ऐप दिखाता है जिसकी मदद से वो किसी की भी जानकारी निकाल सकते हैं। दरअसल ये एक सर्च इंजन के जैसा होता है जिसकी मदद से किसी भी इंसान की पूरी डिटेल्स उनके सामने आ जाएगी। स्नोडेन इस प्रकार की नई चीजों को देखकर काफी प्रभावित होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ स्नोडेन CIA एजेंट चार्ल्स से मिलता है जो उसको एक नया असाइनमेंट देता है। नए असाइनमेंट के मुताबिक स्नोडेन को एक मार्विन नाम के आदमी को ट्रैक करना था क्योंकि उस पर शक है कि उसका कनेक्शन अल-कायदा से है। इसीलिए इस काम के लिए स्नोडेन गैब्रियल की ऐप की मदद लेकर मार्विन के बारे में पता लगाता है। जहां उन्हें कोई खास पॉइंट नहीं मिलता उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए गैब्रियल और स्नोडेन मिलकर दिमाग लगाते हैं और उसको ब्लैकमेल करके सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो उसके घर के सारे सिस्टम को हैक कर कैमरे का एक्सेस ले लेते हैं और उसकी बहन की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसमें वो कपड़े चेंज कर रही होती है। ये दोनों मिलकर मार्विन की वाइफ और उसकी बेटी के बारे में भी पता कर लेते हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन काफी थी मार्विन से सच्चाई उगलवाने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन ले जाकर वो चार्ल्स को दे देते हैं जहां चार्ल्स उसको बताता है कि उसके लोग मार्विन को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसाकर अरेस्ट करवा देंगे और एक बार वो अरेस्ट हो गया तो उसको हम अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकेंगे और उसे मजबूर करेंगे सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन ये सब सुनकर स्नोडेन भड़क जाता है क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव डेंजरस हो सकती है। लेकिन स्नोडेन की बातें सुन चार्ल्स गुस्सा होकर उसको धमकाता है कि अगर तुम हमारे काम के बीच आए तो मैं तुम्हारा पुराना केस खोल दूंगा जिसमें तुम बुरी तरह से फंस जाओगे और CIA तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। स्नोडेन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही समय गुजर जाता है। अब साल 2009 है जहाँ स्नोडेन जापान में है। यहाँ भी वो CIA के लिए ही काम करता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि CIA के पास एक ऐसा ऐप है जो किसी भी कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सकता है, यानी कि ये गैब्रियल के ऐप से भी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर स्नोडेन को नए नए काम मिलने लगते हैं और अब उसको एक माइक्रोचिप बनानी है जो CIA के लोग पूरे जापान में लगा सके, जैसे डैम और फैक्ट्रीज में, क्योंकि उनको पता है कि जापान अब अमेरिका का दोस्त नहीं रहा और अगर हालात बेकार होते रहे तो वो अपने देश की रक्षा के लिए एक क्लिक में पूरे जापान की पावर सप्लाई कट कर देंगे। अमेरिका बाकी के देशों में ये काम पहले ही कर चुका है जैसे चाइना, रशिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। NSA को ये बात पता चल चुकी है अमेरिका के लिए सिर्फ आतंकवादी खतरा नहीं है बल्कि पॉलिटिशियंस भी हैं। इसीलिए वो सबके डेटा को खंगाल रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा ढूंढ सके जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर सारी जानकारी निकलवा सके। ऐसा करके अब तक वो 25 लाख लोगों का डेटा निकाल चुके थे। धीरे धीरे NSA सभी देशों का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में दे देगा। स्नोडेन हर दिन यही सोचता रहता है कि ये सब गलत है। फिर एक दिन वो लिंडसे से मिलता है जो अपने प्राइवेट फोटोज को अपने लैपटॉप में रखती है। स्नोडेन उसको ऐसा करने से मना करता है, साथ ही उससे अपनी फोटोज डिलीट करने को कहता है और उसे बताता है कि तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि इससे क्या हो सकता है। लेकिन लिंडसे कहती है कि उसे ऐसा करना पसंद है, जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है। स्नोडेन वापस जापान आ जाता है और अपने असाइनमेंट को पूरा करके NSA से रिजाइन कर देता है। साल 2011 में वो लिंडसे के पास फिर से वापस आता है और उससे माफी मांगते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है। वो कहता है कि वो अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। लिंडसे खुश होकर हाँ बोल देती है और ये दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं। इसी बीच स्नोडेन को पता चलता है कि FBI को सब मालूम पड़ गया है और अभी तक वो NSA के 3 ऑफिसर्स को पकड़ चुकी है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए वो एक बार फिर से CIA पहुंच जाता है जहां उसको पता चलता है कि चाइना ने उनके सिस्टम में घुसकर मालवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं। इसीलिए ब्रायन उसको एक नया टास्क देता है जिसमें उसे खुद हवाई जाकर चाइनीज हैकर से लड़ना होगा। घर जाकर स्नोडेन ये सारी बातें लिंडसे को बताता है जो शुरू में तो साथ में चलने से मना कर देती है, लेकिन स्नोडेन की हालत देखकर उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। दोनों एक साथ साल 2012 में हवाई के लिए निकल जाते हैं जहां वक्त आ चुका था स्नोडेन का उसकी नई टीम से मिलने का, जहां उसको एक बार फिर से गैब्रियल मिलता है जिसके साथ एक साइन एक्सपर्ट पैट्रिक होता है और एक मेल एक्सपर्ट ट्रेवर। ये सब साथ मिलकर काम करने लगते हैं जहां इन्हें रोज नई नई जानकारियां मिलती हैं। कुछ दिन बाद लिंडसे सबको अपने यहाँ एक बर्थडे पार्टी में बुलाती है
जहां स्नोडेन के पैर में अचानक से तेज दर्द होने लगता है, जहां से उसे अस्पताल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से निकलते ही स्नोडेन ब्रायन से मिलता है, जो उसको बताता है कि CIA उसे और लिंडसे को काफी लंबे समय से ट्रैक कर रही है, क्योंकि CIA को उस पर शक है कि वो कुछ अलग प्लानिंग कर रहा है। ये सब जानकर स्नोडेन बहुत परेशान होता है और घर पहुंचकर लिंडसे को घर वापस जाने को कहता है, क्योंकि यहाँ के हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं। जिसके बाद वो लॉरा नाम के रिपोर्टर से बात करता है और जल्द से जल्द उसे मिलने के लिए बुला लेता है। अब वो बस CIA को एक्सपोज करना चाहता है, जिसके लिए उसको CIA की जानकारी चाहिए थी। इसीलिए वो एक बार फिर से अपने ऑफिस जाता है और वहाँ का सारा डेटा कॉपी करके रूबिक क्यूब में छुपा लेता है और बाहर जाने के लिए सबको कहता है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन उसको पता है कि दरवाजे पर बिना चेक किए उसको जाने नहीं देंगे। इसीलिए वो अपना दिमाग लगाता है और रूबिक क्यूब को खेलते हुए गार्ड को पास कर देता है और बड़ी ही इजीली सिक्योरिटी चेक को क्लियर कर लेता है। बाहर आकर गार्ड से वो क्यूब को वापस ले लेता है। यहाँ से जाकर वो सीधा लॉरा और डैनियल से मिलता है और सबसे पहले उनका मोबाइल लेकर सिग्नल जैमर में डाल देता है, ताकि कोई भी उसको ट्रैक ना कर पाए। जिसके बाद ये लोग कैमरा ऑन करते हैं, जहां स्नोडेन CIA और NSA के बारे में बताता है कि ये लोग क्या करते हैं। ये सब सुनने के बाद सबके सब दंग रह जाते हैं। बात बढ़ती है और इससे आगे डील करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट युआन को बुलाया जाता है, जो स्नोडेन की जानकारियों को ऑथेंटिकेट करेगा कि ये सही है या फिर नहीं। इसीलिए स्नोडेन उसको अपना ID कार्ड दिखाता है, जिससे पता चलता है कि उसने कब से कब तक NSA और CIA में काम किया था। साथ ही में उसको वो मेमोरी कार्ड देता है जिसके अंदर सारा डेटा है। दोनों के बीच डिबेट छिड़ जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है ये काफी कॉन्फिडेंशियल और एक बहुत बड़ी जानकारी है। NSA पूरी दुनिया में वायर टेपिंग कर रही है और NSA अब हमें जेल भी भिजवा सकती है या फिर मरवा भी सकती है, इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन फाइनली ये आर्टिकल 2013 में इंटरनेट पर सबके सामने आ जाता है और धीरे धीरे ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। सरकार इस पर रिएक्ट करते हुए स्नोडेन को एक देशद्रोही घोषित कर देती है, इसीलिए सरकार उसके पासपोर्ट को भी रद्द कर देती है। साथ ही में हांगकांग पुलिस भी उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहती है। लेकिन अब दुनिया के ज्यादातर लोग उसको हीरो मानने लगते हैं, क्योंकि उसने आवाज उठाकर सभी की प्राइवेसी की रक्षा की है। अगर स्नोडेन ने ये आवाज नहीं उठाई होती तो NSA सबके मोबाइल और कंप्यूटर में घुस चुका होता, उनके पास सभी की जानकारी होती। हांगकांग पुलिस भी उसको गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि तभी डैनियल उसकी मदद करने को आ जाता है और हांगकांग के वकील, जिसका नाम डेफ होता है, उससे बात करता है और स्नोडेन को 1 महीने के लिए रेफ्यूजी कैंप में पहुंचा देता है। लेकिन जब ये बात रशिया के प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो तुरंत उसको अपने देश में बुला लेते हैं और पूरे सम्मान के साथ उसको मॉस्को में रहने को कहते हैं। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाई गई ज्यादातर सभी चीजें सच हैं। हमारी प्राइवेसी हमारे लिए एक बहुत जरूरी कंसर्न है। पता नहीं कौन और कब उसको कोई एक्सप्लॉइट कर दे। इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें इन साइबर थ्रेट से। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।